हाँ तो भाई कैसे हो आप लोग। मैं आपका अपने विशाल करेंगे एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए मैं क्रैम की कहानी। और जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा वो कहानी सुन के आपको भी कहीं ना कहीं लगा कि हर रिश्ते में कत्ल होता है और होता ही रहेगा आगे भी। तो ये कहानी स्टार्ट होती है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश की रायबरेली से। तो उत्तर प्रदेश की रायबरेली में एक जगह लगती है, एक गांव लगता है बदोखा गांव। इसी बदोखा गांव में एक परिवार रहा करता था। परिवार में टोटल 5 आदमी रहा करते थे। एक घर का मुखिया इंद्रपाल इंद्रपाल सिंह, और इंद्रपाल सिंह के पिताजी, और उनकी एक बच्ची 18 वर्ष की जिसका नाम उमा, और एक 12 साल का बेटा प्रियांशु, और उमा की माँ यानी कि इंद्रपाल की पत्नी, और एक छोटी बच्ची। तो घर में टोटल 5 परिवार रहा करते हैं। अब ये कहानी स्टार्ट होती है 13 फरवरी की रात से। तो 13 फरवरी की रात को सभी गांव वाले सो रहे थे। तो 13 फरवरी की इसी रात में इसी गांव में से एक घर में से चिल्लाने की आवाज आती है। अब जोर जोर से शोर शराबा होता है, चिल्लाती है, चीख पुकार इधर उधर मचती है। अब लड़की है जो उमा 18 साल की, वो चिल्ला रही है कि मेरे भाई को काट दिया, मार दिया, मुझे भी मार देगा, बचाओ बचाओ, ये सब। तो ये सब आवाज सुनकर आसपास के गांव वाले आते हैं। आके देखते हैं कि 18 साल की उम्र चिल्ला क्यों रही है। जब गांव वाला घर के अंदर आके घर का मंजर देखता है तो गांव वाले भी देख जाते हैं, क्योंकि इससे पहले गांव में कभी ऐसा उन्होंने नहीं देखा था अभी तक। तो गांव वाले देखते हैं कि जो उमा का भाई प्रियांशु, जिसकी उम्र महज 12 साल, वो जमीन पर गिरा पड़ा। उसको किसी धारदार चीज से उसके ऊपर वार करके उसे मारा गया है, जिससे उसके शरीर पे कहीं जगह कटने के निशान हो गए, जिससे उसकी मौत होगी हाथ वहां। अब उसकी मौत होने के बाद पास के थाने में कंप्लेंट होती है। तो किस्मत से उस दिन उसके घर वाले, उसके पिताजी, दादाजी, माँ, छोटी वाली बहन, ये सब बाहर गए थे खाना खाने। तो घर में प्रियांशु और उसकी बहन दोनों थी। तो पुलिस वाले आते हैं। पुलिस वाले आने के बाद इससे पूछताछ करते हैं इसकी बेटी से, क्योंकि घर में यही थी। तो घर में मैं एक अकेली है उमा, और उसका भाई भाई मर चुका है, तो ले एक उमा बची। तो पुलिस वाले उमा से पूछते हैं कि उमा कि बेटा क्या हुआ बताओ। तो जो पुलिस वाले जब पूछते हैं तो उमा एक कहानी सुनाती है। पुलिस वालों ने उमा कहती है कि मेरे घर में एक चोर आया था रात को। तो चोरी करने के इरादे से तो जब मेरे भाई ने उसे चोरी करने से रोका तो उसने किसी धारदार चीज से मेरे भाई के ऊपर हमला करके मेरे भाई को काट के मार दिया। और मैं अपने बीच बचाव में मैं भागी वहां से भाग के मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। तो उसके बाद वो वहां से निकल गया चोर। तो जब पुलिस वाले ये बात पूछ सुनते हैं तो पुलिस वाले खुद चौंकते कि ये सब कौन है जो गांव के अंदर चोरी कर रहा है और चोरी नहीं कर पा रहा। तो घर के किसी शख्स को मार के चल गया। तो पुलिस वाले इधर अलग दुविधा में और गांव वाले अलग गुस्से में कि हमारे गांव में ऐसा हो रहा, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। तो पुलिस वालों में से पूछते हैं कि जब वो आदमी आया तो तुमने उस आदमी का चेहरा देखा या फिर कुछ भी। तो माँ कहती कि हाँ, वो आदमी हमारे गांव का ही है। और मैं एक नाम लेती है और नाम पुलिस वालों को बताती है। जब पुलिस वाले वो नाम सुनते हैं तो पुलिस वाले नाम सुनने के बाद उस आदमी को ढूंढने के लिए अपनी पूरी टीम दौड़ा देते हैं। मोबाइल सर्विलांस पे लगाते हैं, मोबाइल ट्रैक करते हैं, इधर उधर सारी कोशिश करते हैं। तो जो पुलिस वाले सारी कोशिश करते हैं तो पुलिस वाले कोशिश करने के बाद उसका फोन ट्रैक करने के बाद 2 4 5 दिन लगते हैं, लेकिन पुलिस वाले उसका फोन ट्रैक करते हैं। जब उसका फोन ट्रैक होता है उस गांव का आदमी का जिसका नाम उमन लिया था, इसने हत्या करी मेरे भाई की, तो उस आदमी का फोन ट्रैक होने के बाद उस आदमी के पास पुलिस वाले पहुंचते हैं लखनऊ। इधर रायबरेली में कत्ल हुआ और पुलिस वाले गए लखनऊ, क्योंकि पुलिस वालों को उस लड़की ने ये बताया तो माना। तो लखनऊ में जाके उस आदमी को उठाते हैं। उठाने के बाद उससे पूछताछ करते हैं। तो वो आदमी कहता है कि साहब मैं तो यही पता, लखनऊ में था मैं तो कई दिनों से, तो मैं तो अपने गांव में गया भी नहीं। तो पुलिस वालों को लगता है कि झूठ बोल रहा है। तो पुलिस वालों को जब ये लगता है ये झूठ बोल रहा है तो पुलिस वालों से उठाते हैं और तबीयत से उसका पूछताछ करते हैं। तबीयत से पूछताछ करना मतलब है कि अच्छे से मार पीटी होती है, उसके बाद पूछताछ करते हैं। तो बेचारा गरीब आदमी मार खाता है। अब वो पुलिस वालों से बोलता है कि साहब जब आपने इतनी मेहनत करी, मेरे तक पता लगाया मेरा कि मैं लखनऊ में हूँ, तो आप इतनी और मेहनत कर लो कि ये भी पूछताछ कर लो आसपास की मैं कितने दिन से यहाँ पे हूँ, कितने दिन से नहीं हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। अगर मैं आरोपी हूँ तो मुझे सजा दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पर पुलिस वाले सोचते कि ये आदमी इतना कॉम्पिटिशन से बोल रहा तो कुछ ना तो बात होगी। तो पुलिस वाले आसपास के इलाके में पूछताछ करते हैं, उसकी लास्ट लोकेशन देखते हैं सब कुछ। तो पुलिस वालों को पता चलता है कि हाँ
ये जो आदमी ये लखनऊ में था पिछले दिनों से, काफी दिनों से। तो पुलिस वालों को जब पता चलता है कि ये आदमी लखनऊ में था, तो पुलिस वालों का दिमाग फिर घूमता है। अब पुलिस वाले दो दो तरफा की नाव पे सवार थे। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि या तो ये आदमी झूठ बोल रहा है या फिर वो लड़की झूठ बोल रही है। तो आदमी झूठ बोल नहीं सकता क्योंकि आदमी का लास्ट लोकेशन, लास्ट सीन सब कुछ यहीं का बता रहा है। और अगर उमा झूठ बोल रही तो उमा क्यों झूठ बोल रही है? अब पुलिस वालों को ये भी सोचने वाली बात है। अब पुलिस वाले वापस गांव में जाते हैं। गांव में जाने के बाद गांव में पूछताछ करते हैं। गांव में पूछते हैं कि आपने रात को किसी को बकते हुए देखा या कुछ भी जो आपको संगीत आदमी लगा हो, जो गांव के नहीं हो, बाहर को, ये सब कोई भी आदमी आपने देखा? तो वो गांव को मना कर देते क्लियर कि हमने किसी को नहीं देखा रात में। अभी तक पुलिस वाले का हाथ खाली। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि अब क्या करें। अब पुलिस वाले अपने दिमाग लगाते हैं। दिमाग लगाकर अपनी टेक्निकली टीम को दौड़ाते हैं। जो टेक्निकल टीम है इसमें फोन ट्रैक करता है कि जब ये मर्डर हुआ तो इस रात में कौन कौन से फोन इस मर्डर के क्राइम सीन के आसपास थे। तो उस वक्त पुलिस वालों को कई फोन ऑनलाइन दिखे जो क्राइम के आसपास थे। तो पुलिस वालों उन सब में से जीरो इन करता है दो फोन को। तो जो पहला फोन था वो गांव के किसी शख्स का था, जो उसी घर के अंदर उसका फोन भी था। और दूसरा जो फोन था वो उसी घर की लड़की का फोन था। तो ये जब पुलिस वाले देखते हैं तो पुलिस वालों को दिमाग खराब। तो पुलिस वाले उसके बाद पूछताछ करते उसके घर वालों से कि आप उस रात कहाँ गए थे। तो घर वाले बताते कि हम उस रात खाना खाने गए थे कहीं बाहर, और मेरा बेटा और उमा ये दोनों घर पे थे। अब पुलिस वाले जब ये कंफर्म कर लेते कि हाँ घर में उमा और ये दोनों थे, तो पुलिस वाले फिर उमा से पूछते हैं कि बेटा उमा तुम्हारे पास कोई फोन है? तो उमा बोलती कि नहीं मेरे पास कोई फोन नहीं है और ना ही मेरे पास इतने पैसे है कि मैं कोई फोन ला सकती हूँ। तो पुलिस वाले जब ये बात सुनता है तो पुलिस वालों को शक उसके ऊपर ही जाता है, उमा के ऊपर ही, कि लास्ट फोन इसका दिखा रहा है और ये बोल रही है कि मेरे पास कोई फोन नहीं है। तो पुलिस वाले फिर, लड़की थी तो लड़की से ज्यादा सख्ती से पूछताछ कर नहीं सकते थे। पर जो वहाँ की सीआई थी, जो वहाँ की सीओ जो वहाँ की सीओ थी एसपी वंदना, सॉरी जो वहाँ की सीओ थी वंदना सिंह। अब वंदना सिंह है लेडीज। अब ये सामने उमा भी लेडीज, तो लेडीज से पूछताछ कर सकती, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब एसीपी वंदना जब पूछताछ करती है, सख्त तरीका दिखाती लड़की से। जो लड़की सख्त तरीका दिखाती है वो लड़की का थोड़ी मारा पीटी करती है। तो लड़की अपना जुर्म कबूल करती है। तो लड़की बोलती है कि हाँ मैंने ही मेरे भाई का कत्ल किया है। तो जब ये बात खुद सामने पुलिस वाली जो लेडीज थी वो जब ये बात सुनती है एसपी वंदना, तो सुन के कहीं ना कहीं वो भी शौक थी कि एक बहन अपने भाई का कत्ल क्यों, ऐसी क्या वजह है जिससे एक बहन अपने भाई का कत्ल कर सकती है। तो जब ये बात सोचती है तो उनका भी दिमाग काम नहीं करता है कि ऐसा क्यों हो गया। फिर वो उससे पूछता है कि एक काम करो उमा से कि अब पूरी कहानी स्टार्टिंग सुनाओ कैसे क्या हुआ। तो लड़की भी पूरी कहानी सुनाती है स्टार्टिंग से। जब लड़की पूरी कहानी सुनाती है तो लड़की बोलती कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि बॉयफ्रेंड का नाम, तो बॉयफ्रेंड का नाम अनुज। तो पुलिस वाला अनुज को भी उठाता है। जब अनुज को और उमा को आमने सामने पिटा के जब पूछताछ होती है उमा से और अनुज से, तो उमा एक कहानी सुनाती है। उमा बोलती है कि मेरे पिताजी जो घर पे नहीं रहते हैं, कहीं बाहर काम करता है भट्टे की दुकान पे, भट्टे में काम करते हैं, मतलब जहाँ पे ईंटें वीटें बनती है वहाँ काम करते हैं। तो पिताजी बेचारे कमाने के लिए बाहर रहते हैं, हफ्ते महीनों तक कभी कभी आते हैं घर पर, महीने में एक या दो बार। तो जब तक बेचारे बाहर रहते हैं अब ये सिलसिला चलता रहता। इधर घर पे उमा के दादाजी और माँ और छोटा वाला भाई, ये सब रहते हैं। अब कहीं ना कहीं वक्त निकला, जो इधर उमा थी वो वक्त के साथ बड़ी होती गई। अब उमा की उम्र इधर 18 साल होगी, तो कहीं ना कहीं वो उस उम्र में आएगी जहाँ पे लड़कियों के अंदर चाह होती है सेक्स की या फिर कुछ भी, तो संबंध बनाने की चाह होती है। सबकी नहीं, किसी लड़की को, कोई भी लड़की के अंदर होती है, तो चाह होती है। अब वो माँ स्कूल जाती है तो लड़कों से देखते हैं, कोई प्रपोज करता, कोई बात करने की कोशिश करता, कोई कमेंट पास करता, तो माँ को कहीं ना कहीं ये भी अच्छा लगता है कि लड़कों से देख रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसे देखते हैं और उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं। तो माँ को भी अच्छा लगता है सब कि हाँ चलो अच्छा है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इस उम्र की दिल्ली से पहुंच चुकी थी कि उसे ये सब अच्छा लगने लग गया था। अब उसी गांव का लड़का अनुज,
ये उमा को दिल ही दिल में पसंद करता था और उमा भी इसको पसंद करती थी। पर होता क्या है, गांव के लोग एक दूसरे को थोड़ा ज्यादा शर्माते, क्योंकि गांव का मामला होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है गाँव में, इसलिए क्लियर बात नहीं बोलता है। अब कुछ टाइम तक ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते बस, पर क्लियर कुछ कह नहीं पाता है। अब जब क्लियर कुछ कह नहीं पाते तो वक्त निकलता है, वक्त बीतता है, तो वक्त बीतने के साथ साथ फिर दोनों एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार करते हैं। अब प्यार का इजहार करते हैं, बातचीत होती है, कसम खाई जाती है, साथ में मरने जीने की सारी कसमें होती है, शादी के वादा होता है, सब कुछ होता है। अब धीरे धीरे वक्त निकलता है, तो इधर उमा कभी अपनी माँ के फोन से अनुज से बात करती है, कभी दादा के फोन से, जैसे जैसे उमा को मौका मिलता है वो फोन पे बात करती रहती है। अब इधर धीरे धीरे वक्त निकला, इधर बातचीतों का सिलसिला बढ़ता गया। अब इधर आए दिन फोन पे बात होती, कभी क्या कभी क्या। अब बातों में इतनी बात होती, दोनों के अंदर संबंध बनाने की चाह जागी। अब इधर सेक्स के लिए दोनों तड़प रहे। तो ये मेरे पास में गांव में ट्यूबवेल थी, तो वहां पे जाते हैं, वहां मिलते हैं, फिजिकल होते हैं, सेक्स करते हैं, फिर कभी कहाँ फिर कभी कहाँ, धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा, मिलते रहते हैं, सेक्स वेक्स सब चलता था इनके बीच में। अब इसी दौरान धीरे धीरे चलता रहा, तो छोटा वाला जो भाई था 12 साल का प्रियांशु, वो भी इतना बड़ा था, वो भी समझता था अच्छा बुरा, गुड टच बैड टच सब समझता वो लड़का भी। तो होता क्या है कि एक दिन ही उमा अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए खेत पे जा रही थी। तो खेत पे जाते वक्त इसका 12 साल का भाई प्रियांशु इसका पीछा करता है। जब वो पीछा करता है तो पीछा करने के दौरान वो इसकी बहन को और अनुज को फिजिकल हालत में देख लेता है, बिना कपड़ों के सेक्स करते। तो वो जब ये देखता है तो जो अनुज था वहां से हाथों खड़े होकर भग जाता है, और अनुज वहां से निकल जाता है। निकलने के बाद उमा रह जाती है, उमा भी कपड़े वपड़े पहनती है और घर पा जाती है। घर पाने के बाद अपने भाई को समझाती है प्रियांशु को कि गलती होगी माफ कर दे, डर जाती है। तो भाई बोलता है कि नहीं, तूने घर की इज्जत खराब कर दी है, कि 12 साल का सब समझता है, तो सारी बातें बोलता था। फिर जब ये सारी बातें बोलता है वो कि तुमने घर की इज्जत नीलाम कर दी है, वो फलाना जो भी 50 बातें बोलता है, उसके बाद ये सारी बातें बोलने के बाद वो बोलता है कि मैं पिताजी से तो नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि पिताजी बाहर काम करते हैं, लेकिन माँ और दादा से आएंगे तो मैं जरूर बोलूंगा कि ये सी बात है। तो जो उमा 18 साल की, उसे समझाती है, लालच देती है कि भाई तू कुछ पैसे ले ले, कुछ खा ले पी ले, जो चाह रहा हो बोल, वो सब दूंगी, कपड़े लगते हैं। तो भाई इस पे मानते ही नहीं किसी चीज पे। तो भाई बोलता है नहीं, मैं तो बोलूंगा दादा से, मैं तो बोलूंगा दादा से। तुम आपको कहने नहीं लगता कि मेरे दादा से बोलेगा तो मेरी मार पिटेगी, और सेकंड मार पिटी होगी, सेकंड अनुज से बात करना बंद हो जाएगी मेरी, और अनुज से बात करना बंद हो जाएगी, तुम दोनों में दूरी आ जाएगी, मिलना हो नहीं पाएगा। तो इसी दौरान वो फैसला करते हैं कि क्यों ना मैं मेरे भाई को मार दूं, अगर मार दूंगी तो कोई बताने वाला नहीं रहेगा। तो वो कहते हैं ना कि विनाशकारी विपरीत बुद्धि, जब जिसकी मौत आती है ना वो आदमी को वहीं लेके जाती है। तो इसका पूरा घर वाला है, किस्मत से उस दौरान इसके पापा भी घर पाए, तो पूरा घर वाला खाना खाने जाते हैं कहीं पे बाहर। अनुज सॉरी पूरा घर वाला खाना खाने जाता है, अनुज तो बॉयफ्रेंड है। ये इसके उमा के पापा, उमा की मम्मी, उसकी छोटी बहन, दादा, ये सब खाना खाने जाते हैं। तो जब प्रियांशु को बोलते हैं जाने के लिए, तो प्रियांशु मना कर देता है कि मैं खाना खाना नहीं चलूंगा, मेरा मन नहीं, मैं घर पे रहूंगा। तो जब ये घर पे रहने की बोलता है तो उमा भी बोलती है कि मैं भी घर पर जाऊंगी, इसका कोई दिक्कत नहीं। तो जब जिसकी मौत होती है वो एक आता है, तो वो घर पे रहने की बोलती है। अब उमा को इसी मौके की तलाश थी, घर पर कोई नहीं हो तो मैं कत्ल कर दूंगी। तो वो घर पे रहती है, घर पे रहने के दौरान घर वाले सब बाहर चले जाता खाना खाने। फिर जैसे रात होती है वो अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके बुलाती है अनुज को घर पे। अनुज घर पे आता है, अनुज घर पे आने के बाद ये प्रियांशु कमरे में जाता है। जाने के बाद प्रियांशु से एक बार और पूछता है कि प्रियांशु किसी से तो कुछ बोलना मत, लेकिन प्रियांशु वही जिद्दी कि नहीं मैं तो दादा से बोलूंगा, दादा से बोलूंगा। तो उसी दौरान फिर ये बहन बोलती है अपने बॉयफ्रेंड से कि इसे मार दो। तो बहन हाथ पकड़ती है, और ये जो प्रियांशु था ये कुल्हाड़ी से उसी का भाई, उसकी बहन का भाई का जो 12 साल का प्रियांशु था, जो अनुज उसके कत्ल करता है कुल्हाड़ी से, देखे गर्दन पे, और गर्दन दर्द से अलग कर देता है। इधर भाई तड़प के मर जाता है और बहन देख भी है। अब ये मरने के बाद ये बोलती है उससे कि तू निकल यहाँ से बॉयफ्रेंड से। अब बॉयफ्रेंड जाता है, जैसे बॉयफ्रेंड थोड़ी दूर जाता है, अब ये औरत का चरित्र दिखाती है, चिल्ला चोट करती है, रोना धोना ड्रामे स्टार्ट करती है। आसपास के लोग आते हैं, उन्हें कहती है कि ऐसा ऐसा हो। तो आज 18 साल की लड़की ने आस पास के लोगों की भूल जाया,
पुलिस वालों को भी घुमा कर रखा। जब ये सारी कहानी घर वाले सुनते हैं और गांव को सुनते हैं तो खुद जमते कि एक बेटी ऐसा कर सकती है, एक बहन ही अपने भाई के साथ ऐसा कर सकती है, मतलब राखी का बंधन ये खत्म कर दिया इस बहन ने। तो ये थी आज की कहानी कि रिश्तों में खून होता है। मैंने आपसे बोला है कि एक और देख लिया आपने, एक और खून ऐसा हुआ, बहन ने भाई को मरवा दिया सेक्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो और जिम जाओ, हेडशॉट माता की सेवा करो।